हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पीएचडी डिग्री अवार्ड करने के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड और प्रोसीजर होता है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो जिसको लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022 गेस्टेड नोटिफिकेशन में पब्लिश किया जा चुका है। तो आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये गेस्टेड नोटिफिकेशन ही है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो ये आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे जो है चेंज की गई हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट था कि पीएचडी के टाइम पे 2 रिसर्च पेपर जो है आपको पब्लिश करना जरूरी होता था, तभी आपको पीएचडी डिग्री मिलेगी। लेकिन अब वो क्राइटेरिया, अब वो रूल जो है वो यहाँ से हटा लिया गया है। तो ये यूजीसी रेगुलेशन 2022 यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? तो यहाँ पे 2 है। पहला कि अगर आपने यूजी यानी कि बैचलर डिग्री प्लस पीजी यानी कि मास्टर डिग्री कोर्स कर रखा है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आपने एमफिल प्रोग्राम किया है तो फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहला है कि अगर आपने 4 ईयर का बैचलर डिग्री प्लस 1 ईयर का मास्टर डिग्री किया है विद 55% मार्क्स, तो आप जो है पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। या फिर आपने 3 ईयर का बैचलर डिग्री किया है प्लस 2 ईयर का मास्टर डिग्री किया है तो विद 55% मार्क्स, तो यहाँ पे जो है आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन जो है किसी बाहरी कंट्री के इंस्टीट्यूशन से किया है, और वो इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो वहाँ की एक्रीडेटेड एजेंसी होती है उससे द्वारा एक्रीडेटेड हो, तो आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में नैक है, नैक ग्रेड दिया जाता है A+, बी है, B+ है। तो उसी तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अगर आपने किया है तो वहाँ की एक्रीडेटेड एजेंसी द्वारा एक्रीडेटेड होनी चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं इंडिया में। उसके अलावा यहाँ पे SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के हैं, तो आपको जो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, वहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि अगर आप SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड या फिर EWS कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो भी आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। प्रोवाइडेड, यहाँ पे कंडीशन है, प्रोवाइडेड क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट 4 ईयर का बैचलर डिग्री कर रखा है तो उसके जो है 75% मार्क्स इन एग्रीगेट होने चाहिए। SC, ST, OBC या फिर EWS कैटेगरी या फिर डिफरेंटली एबल्ड है तो वहाँ पे 5% मार्क्स उनको वहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि उनको 70% मार्क्स होने चाहिए। क्लियर? तो ये जो है आपको अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप जो है पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। या फिर दूसरा है कि कैंडिडेट जिन्होंने एमफिल प्रोग्राम कर रखा है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड, तो फिर आप जो है पीएचडी में जो है आप एनरोल हो सकते हैं। क्लियर? वहाँ पे यहाँ पे भी जो है 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। अब बात कर लें ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम की, तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम जो है वो 3 साल से 6 साल का, यानी कि मिनिमम जो है 3 साल इंक्लूडिंग कोर्स वर्क होता है, 6 महीने का कोर्स वर्क होता है जहाँ पे आपको 12 क्रेडिट का जो है कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उनको एग्जामिनेशन पास करना होता है, और वहाँ पे भी आपको 55% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। तो 3 साल इंक्लूडिंग कोर्स वर्क ये मिनिमम ड्यूरेशन है, और 6 साल जो है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन है, यानी 3 से 6 साल के अंदर आपको जो है अपना पीएचडी कंप्लीट करना होता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे यहाँ पे आप पॉइंट 2 देखेंगे, ए मैक्सिमम ऑफ एन एडिशनल 2 ईयर कैन बी गिवन थ्रू ए प्रोसेस ऑफ री रजिस्ट्रेशन, यानी कि 6 साल तक अगर आपने नहीं कर पाए तो यूनिवर्सिटी जो जहाँ पे आपने एनरोल किया है वो इंस्टीट्यूशन चाहे तो अपने ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग 2 साल एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, यानी कि 6+2 ईयर में आप पीएचडी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो जाएगी? 8 ईयर्स हो जाएगी। वहीं पे फीमेल पीएचडी स्कॉलर और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 2 साल एक्स्ट्रा देने का यहाँ पे कंडीशन बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैविंग मोर देन 40% डिसेबिलिटी मे बी अलाउड एन एडिशनल रिलैक्सेशन ऑफ 2 ईयर। क्लियर? तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कि 6 ईयर जो है मैक्सिमम था, 2 ईयर्स का जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग मिल गया, प्लस 2 साल का फीमेल पीएचडी स्कॉलर और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट को और मिल गया था। यानी कि अगर आप फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आप 10 साल में अपना पीएचडी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? नॉर्मल हैं तो 6+2 आपको मिल सकता है, अगर फीमेल हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो उस केस में आप मैक्सिमम 10 ईयर्स में अपना पीएचडी कोर्स जो है पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 ईयर यहाँ पे जाना है। साथ ही साथ फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स को जो है यहाँ पे मैटर्निटी लीव या फिर चाइल्ड केयर लीव के नाम पे 240 डेज का लीव पूरे पीएचडी कोर्स ड्यूरेशन में मिलेगा। क्लियर? तो ये जो है पीएचडी का जो है प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। तो अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो 3 से 6 साल के अंदर आपको अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेनी होती है। अगर यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस है उसमें 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है री रजिस्ट्रेशन करके, तो 6+2 आप जो है वहाँ पे ले सकते हैं। वहीं पर अगर फीमेल हैं और साथ ही साथ आप या फिर आप जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो वहाँ पर आपको 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरेशन भी दिया जाएगा। क्लियर? और अगर फीमेल पीएचडी स्कॉलर है तो वहाँ पर आप 240 डेज का लीव भी ले सकते हैं, मैटर्निटी लीव या फिर चाइल्ड केयर लीव के नाम पर। क्लियर? एडमिशन की प्रोसीजर की बात करें कि कैसे
एडमिशन होता है? तो सबसे पहली चीज़ कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है मे एडमिट स्टूडेंट हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप और स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, सीड एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड ऑन इंटरव्यू। तो अगर आपने जो है यूजीसी नेट का फेलोशिप या स्कॉलरशिप पा रहे हैं, या यूजीसी सीएसआईआर का, या गेट का, या सीड का, तो आप जो है डायरेक्टली इंटरव्यू देकर जो है आप वहाँ पे पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगी, जहां पर 50% रिसर्च मेथोलॉजी से क्वेश्चन होंगे, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, यानी कि कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के क्वेश्चन होंगे। तो आरएम का 50% होगा, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे। तो यूनिवर्सिटी जो है खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी। जब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी तो 70% वेटेज जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दिया जाएगा, प्लस 30% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा, यानी कि 70% मार्क्स की वैल्यू, 70% वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स को दिया जाएगा, 30% जो इंटरव्यू मार्क्स हैं उस पर दिया जाएगा। फिर आपका जो है वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट आर एलिजिबल टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो उन्हीं लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा जिन्होंने मिनिमम 50% मार्क्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लाए होंगे। 50% से नीचे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ कहता है। वहीं पे SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है तो उनको 5% मार्क्स जो है वो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 50% में जो है 5% का रिलैक्सेशन इन सबको मिल जाएगा। यानी कि अगर SC ST OBC या EWS हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं तो 45% भी अगर एंट्रेंस एग्जाम से लाएँ तो वो एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर वहीं पे 70 और 30% का हमने बता ही दिया कि 70% जो है एंट्रेंस टेस्ट और 30% इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे आपकी जो है मेरिट वहाँ पे तैयार की जाएगी। वहीं पे थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि जब भी कोई जो भी PhD करवा सकती है यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन, वो जो है पहले प्रॉस्पेक्टस जारी करेंगे जिसमें सभी डिटेल्स, यानी कि सीट्स कितनी हैं, क्राइटेरिया क्या होगा एडमिशन का, प्रोसीजर एडमिशन का क्या होगा, या और जो अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डेट्स वगैरह, फीस वगैरह सारी डिटेल वहाँ पे जो है वो देंगे। क्लियर? वहाँ पे फिर उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर, यानी कि आप जब PhD में एनरोल हो जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह हो गया, आप जो है सिलेक्शन हो गया, तो फिर आपको जो है एक रिसर्च सुपरवाइजर जो है अलॉट किया जाता है, जिसके अंदर आप जो है PhD करते हैं, जिसको आप रिसर्च गाइड भी कहते हैं, वो आपको अलॉट किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 7th में है एडमिशन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट इन PhD प्रोग्राम, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या क्राइटेरिया होगा वो 7th पॉइंट में दिया गया है। फिर 9th है कोर्स वर्क। तो यहाँ पे जब आप PhD में एनरोल हो जाते हैं, आपको रिसर्च गाइड, रिसर्च सुपरवाइजर जो अलॉट हो जाता है, वहाँ पे जो है आपको सबसे पहले 6 महीने का कोर्स वर्क करना पड़ता है। कोर्स वर्क क्या है? एक तरीके से यहाँ पे आपकी क्लासेस चलती हैं जिसमें कि एक रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक, ये सब्जेक्ट वहाँ पे होता ही होता है। टोटल 12 क्रेडिट का ये कोर्स वर्क होता है, जहाँ पे आपको कम से कम 55% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं, तभी जो है आप आगे PhD का काम कर पाएंगे, PhD कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो आप PhD कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, वहाँ पे 12 क्रेडिट का जो होगा उसमें जो है आपको 55% मार्क्स लाने हैं, तभी जो है आगे आप अपना रिसर्च कंडक्ट कर पाएंगे। क्लियर? उसके बाद रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होती है, जो कि ये PhD जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे कमेटी बनती है। उस कमेटी के सामने आपको जो है अपना पूरा थीसिस, जो भी आपका प्रोग्रेस हो रहा है रिसर्च में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, रिपोर्ट करना होता है अपने रिसर्च गाइड के साथ। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे जो 11th है, ये इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट मेथड, मिनिमम स्टैंडर्ड क्रेडिट फॉर अवार्ड ऑफ द डिग्री। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है कि पहले 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते थे, अब वो नहीं करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्या है कि अपॉन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क एंड ऑब्टेनिंग द मार्क्स ग्रेड प्रिस्क्राइब्ड इन क्लॉज 3 ऑफ रेगुलेशन 9 above, द PhD स्कॉलर शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक रिसर्च वर्क एंड प्रोड्यूस अ ड्राफ्ट डिसर्टेशन और थीसिस। तो यहाँ पे क्लियरली है कि यानी कि जब आप 6 महीने का जो कोर्स वर्क होता है वो आपने कंप्लीट कर लिया, 55% मार्क्स आ गए हैं, तो अब जो है अपना रिसर्च वर्क जो है आप करना स्टार्ट कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन शुरू कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करिए और थीसिस लिखना स्टार्ट करिए। फिर दूसरा पॉइंट है, बिफोर सबमिटिंग द डिसर्टेशन थीसिस द PhD स्कॉलर शैल मेक अ प्रेजेंटेशन बिफोर द रिसर्च एडवाइजरी कमिटी ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंसर्न्ड व्हिच शैल आल्सो बी ओपन टू ऑल फैकल्टी मेंबर एंड अदर रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट। तो दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि जब आप डिसर्टेशन या थीसिस सबमिट करेंगे तो सबमिट करने से पहले आप जो है एक प्रेजेंटेशन देंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकता है, आप वो प्रेजेंटेशन देंगे रिसर्च एडवाइजरी कमेटी जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही होती है, उस रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के सामने जो है आप प्रेजेंटेशन देंगे। उस प्रेजेंटेशन में जो बाकी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर फैकल्टी मेंबर हैं, वो भी बैठ सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंसर्न्ड शैल हैव अ मैकेनिज्म यूजिंग वेल डेवलप्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू डिटेक्ट प्लेगरिज्म। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्लेगरिज्म की भी चेक की जाएगी, यानी कि जो आप थीसिस बनाते हैं उसमें आपने जो भी कंटेंट लिखा होगा उसको चेक किया जाएगा कि कहीं आपने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, तो उसको भी चेक किया जाएगा।
क्लियर। वहीं पे फोर्थ है, ए पीएचडी स्कॉलर सेल सबमिट द थीसिस फॉर इवैल्यूएशन along with an undertaking from the PhD scholar that there is no plagiarism, and B, a certificate from the research supervisor attesting to the originality of the thesis and that the thesis has not been submitted for the award of any other degree diploma to any other higher educational institution। तो यहाँ पे कहा गया है कि फोर्थ पॉइंट में कि जब आप थीसिस सबमिट करेंगे तो वहाँ पे जो है एक अंडरटेकिंग देना होगा जो पीएचडी स्कॉलर देगा कि जो भी यहाँ पे मतलब कि आपके थीसिस में कोई भी प्लेगरिज्म नहीं है। साथ ही साथ जो रिसर्च सुपरवाइजर होगा वो भी उसको अटेस्ट करेगा कि ये यहाँ पे कोई भी प्लेगरिज्म नहीं है और साथ ही साथ इस थीसिस का किसी और डिग्री या डिप्लोमा को पाने के लिए यूज़ नहीं किया गया है। पांचवा है कि द पीएचडी थीसिस सबमिटेड बाय पीएचडी स्कॉलर शैल बी इवैल्यूएटेड बाय हिज रिसर्च सुपरवाइजर एंड एट लीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर हु आर एक्सपर्ट इन द फील्ड एंड नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंसर्न। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जब आपकी थीसिस सबमिट हो जाएगी तो उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। तो सबसे पहले आपका रिसर्च सुपरवाइजर तो इवैल्यूएशन करता है, साथ ही साथ 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे जो आपके थीसिस को इवैल्यूएट करेंगे और वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके फील्ड में होने चाहिए, यानी कि जिस भी फील्ड से आपने पीएचडी थीसिस सबमिट किया उस फील्ड से होने चाहिए। साथ ही साथ वो आपके यूनिवर्सिटी से नहीं होने चाहिए और उसमें से खासकर एक जो है वो बाहर का होना चाहिए। वेयर एवर पॉसिबल है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं किया इन्होंने, यहाँ पे लिखा है कि वेयर एवर पॉसिबल वन ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर शुड बी चूजन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। वहीं पे द वाइवा वॉस बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर एंड एटलीस्ट वन ऑफ द 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड मे बी कंडक्टेड ऑनलाइन। उसके बाद जब थीसिस इवैल्यूएट हो जाती है तो जो वाइवा वॉस होता है, वाइवा जो होता है वहाँ पे एक तो आपका रिसर्च सुपरवाइजर रहेगा, साथ ही साथ 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर थे उनमें से कोई एक एक्सटर्नल एग्जामिनर वहाँ पे बैठ सकता है और ये वाइवा जो है वो ऑनलाइन भी कंडक्ट कराया जा सकता है और इसमें बाकी लोग जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है, फैकल्टी मेंबर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, स्टूडेंट है, वो भी बैठ सकते हैं। क्लियर, ये पांचों पॉइंट कहलाता है। तो पांचों पॉइंट में क्या हो गया कि आपकी थीसिस सबमिट होगी, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर प्लस आपका रिसर्च सुपरवाइजर वो जो है उसको चेक करेगा। उसके बाद फिर वाइवा वॉस होगा जहाँ पे एक रिसर्च सुपरवाइजर होगा, साथ ही साथ 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से कोई एक एक्सटर्नल एग्जामिनर हो सकता है। उसके अलावा बाकी जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर, वो भी आपके वाइवा वॉस में बैठ सकते हैं। 6th है द वाइवा वॉस ऑफ पीएचडी स्कॉलर टू डिफेंड the thesis shall be conducted if both the external examiner recommend acceptance of the thesis after incorporating any corrections suggested by them. If one of the external examiner recommend rejection, the higher educational institution concerned shall send the thesis to an alternate external examiner from the approved panel of examiners, and the viva voce examination shall be held only if the alternate examiner recommend acceptance of the thesis। तो यहाँ पे 6 पॉइंट में कंडीशन डाली गई है कि अगर दोनों एक्सटर्नल एग्जामिनर अप्रूव कर देते हैं तो आपका वाइवा वॉस हो जाएगा, क्लियर, आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड हो जाएगी। लेकिन 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर में किसी एक ने रिजेक्ट कर दिया तो उस केस में जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो क्या करेगी, वो किसी थर्ड एक्सटर्नल एग्जामिनर को रिफर करेगी और अगर थर्ड एक्सटर्नल एग्जामिनर ने एक्सेप्ट कर लिया तो वाइवा वॉस होगा, अगर उसने भी रिजेक्ट कर दिया तो फिर वहाँ पे वाइवा वॉस नहीं होगा और आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी। क्लियर। 7th पॉइंट है द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंसर्न शैल कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पीएचडी थीसिस इंक्लूडिंग द डिक्लेरेशन ऑफ वाइवा वॉस रिजल्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द थीसिस। यानी कि जिस दिन कैंडिडेट जो है जिस डेट को थीसिस सबमिट कर देता है उससे 6 महीने के अंदर ही अंदर उसका इवैल्यूएशन और उसका वाइवा वॉस और उसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर देना होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये जो है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हो गया। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो गई यहाँ पे कि आपने कोर्स को कंप्लीट किया, 55% मार्क्स लेके आए, आपने रिसर्च कंडक्ट किया, आपने थीसिस लिखी और उस थीसिस का प्रेजेंटेशन दिया। सबसे पहले प्रेजेंटेशन किसको दिया, जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होती है आपकी यूनिवर्सिटी में, उसमें जो है आपने उसको प्रेजेंटेशन किया। उसके बाद फिर आपने जो है उसका प्लेगरिज्म चेक कराया। प्लेगरिज्म चेक करने के बाद आपने उसमें अंडरटेकिंग लगाया कि यहाँ पे कोई भी प्लेगरिज्म नहीं है। फिर 5वां पॉइंट में आपने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ कि आपकी थीसिस को इवैल्यूएट किया जाता है, आपका रिसर्च सुपरवाइजर इवैल्यूएट करेगा प्लस 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो उसको इवैल्यूएट करेंगे। क्लियर, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपकी थीसिस को, तो फिर क्या होगा, वाइवा वॉस होगा। वाइवा वॉस में एक रिसर्च सुपरवाइजर प्लस एक जो है आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर हो सकता है और वो जो है वाइवा लेंगे, ऑनलाइन भी ले सकते हैं और इसके अलावा बाकी लोग भी आपके वाइवा वॉस में बैठ सकते हैं। क्लियर। उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। उसके बाद पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम मोड भी यहाँ पे आप जो है कंडक्ट कर सकते हैं, पार्ट टाइम में पीएचडी कर सकते हैं अगर आप कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हैं, लेकिन आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ पे लेना होगा। क्लियर। यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस रेगुलेशन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, नो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल कंडक्ट पीएचडी प्रोग्राम थ्रू डिस्टेंट एंड ऑनलाइन एंड और ऑनलाइन मोड, यानी कि कोई भी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो पीएचडी प्रोग्राम डिस्टेंस मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट नहीं कराया जाएगा।
फोर्थ है यहाँ पे 14 कि ग्रांट ऑफ एमफिल डिग्री, यहाँ पे हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एमफिल डिग्री अब अवार्ड नहीं करेंगे। क्लियर। वहीं पे 17th पॉइंट है डिपॉजिटरी विथ इनफ्लिवनेट। इनफ्लिवनेट एक वेबसाइट है जहाँ पर जो है आप जब आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड हो जाते हैं, यानी कि वाइवा पास हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और आपको जो है अनाउंस हो गया कि आपको पीएचडी डिग्री मिल जाएगी, तो उसके बाद जो आपकी पीएचडी थीसिस होगी वो थीसिस जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी यानी कि सॉफ्ट कॉपी जो है इनफ्लिवनेट को भेजी जाएगी। वो यूनिवर्सिटी भेजेगा, जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी थीसिस की वो इनफ्लिवनेट को भेजेगा। इनफ्लिवनेट पे उसको जो है अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ पे उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। बाद में कोई दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, फिर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, उसको आसानी से वहाँ पे एक्सेस कर सकता है। इसीलिए प्लेगरिज्म भी चेक होता है, क्योंकि ताकि ऐसा ना हो कि आपने किसी और का कॉपी पेस्ट किया और जो यहाँ पे आपने अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे इनफ्लिवनेट पे आपकी पीएचडी थीसिस अवेलेबल हो जाएगी। वो वेबसाइट है जहाँ से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये पूरा जो है पीएचडी रेगुलेशन 2022 है यूजीसी का, जहाँ पर उन्होंने एलिजिबिलिटी की बात कर ली कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। उसके बाद फिर ड्यूरेशन क्या होगा, 3 से 6 साल का, यहाँ पे मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 6 साल, 2 साल एक्स्ट्रा दे सकती है यूनिवर्सिटी अपनी साइड से। वहीं पे 2 साल जो है फीमेल कैंडिडेट और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को दिया जा सकता है। तो टोटल फीमेल और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 साल जो है मैक्सिमम ड्यूरेशन हो जाता है वहाँ पे। क्लियर। फिर प्रोसीजर ऑफ एडमिशन का यहाँ पे बात हो गई कि अगर आप यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआई नेट, गेट, सीड इसमें से आप फेलोशिप या स्कॉलरशिप आ रहे तो सीधे आप इंटरव्यू जाके दे सकते हैं, या फिर अगर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा के आपका जो है वहाँ पे एडमिशन ले सकती है। तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी, उसमें 50% मार्क्स लाने जरूरी हैं, प्लस इंटरव्यू होगा, 70% वेटेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का होगा, 30% वेटेज इंटरव्यू का होगा, फिर अब मेरिट टेस्ट बनेगी और फिर आपका जो वहाँ पे इनरोलमेंट सीट के अकॉर्डिंग वहाँ पे कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको रिसर्च सुपरवाइजर अलॉट किया जाएगा और वहीं पे फिर उसके बाद आपको कोर्स वर्क कंप्लीट करना होगा जो कि 12 क्रेडिट का होगा और आपको कम से कम 55% मार्क्स वहाँ पे लेके आने होंगे। उसके बाद फिर रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होती है जिसके सामने आपको अपने थीसिस जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे जो है आपकी रिपोर्ट करना होगा सारा चीज़, और फिर जब थीसिस सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। उसके बाद 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर प्लस रिसर्च सुपरवाइजर ये आपके थीसिस को इवैल्यूएट करेंगे और अगर एक्सेप्टेंस हो जाता है सभी द्वारा तो फिर वाइवा वॉस होगा। वाइवा वॉस में रिसर्च सुपरवाइजर प्लस एक जो एक्सटर्नल एग्जामिनर वो होना चाहिए, उसके अलावा बाकी लोग भी हो सकते हैं। और जब पीएचडी डिग्री आपको अवार्ड हो जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपका जो थीसिस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी यानी कि जो पीडीएफ फाइल होती है वो इनफ्लिवनेट पे अपलोड कर दी जाती है। तो ये जो है पूरा प्रोसीजर है। तो यहाँ पे अब जो 2 रिसर्च पेपर आपको मैंडेटरी थे कि 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं तभी आपको ये पीएचडी डिग्री अवार्ड होगी, वो रूल यहाँ से हटा लिया गया है। तो ये जो है नया रेगुलेशन है 2022 पीएचडी डिग्री अवार्ड करने के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।